विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के आज के अंक में देखिए, महज 60 सेकंड में बुझाई जा सकेगी बस में लगी आग। एक ताजे अध्ययन के मुताबिक भारतीयों के 32% जीन वेरिएंट दुनिया से अलग, और वैज्ञानिकों ने मूंगफली के छिलकों से स्मार्ट स्क्रीन तैयार करने में सफलता हासिल की। हम अक्सर सुनते हैं कि चलती बस में आग लग गई जिससे कई लोगों की जानें चली गईं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आमतौर पर बसों में आग बुझाने के उपकरण नहीं होते। यदि किसी बस में उपकरण होते भी हैं तो आग लगने का तुरंत पता नहीं चल पाता है। लेकिन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के वैज्ञानिकों ने यात्री बसों के लिए एक ऐसा फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम विकसित किया है जिससे महज 60 सेकंड में बस में लगी आग बुझाई जा सकेगी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी यानी CFEES ने यात्री बसों के लिए ये तकनीक विकसित की है। यह तकनीक 2 चरणों में कार्य करती है, एक बस के यात्रियों वाले हिस्से के लिए तथा दूसरे इंजन के लिए। यदि यात्रियों वाले हिस्से में आग लगती है तो 30 सेकंड में उपकरण उसका स्वयं पता लगा लेता है और तुरंत उसे बुझाना शुरू कर देता है। महज 1 मिनट के भीतर ये उपकरण आग बुझा देता है। इसलिए यात्री कंपार्टमेंट में 80 लीटर का एक वाटर टैंक और 6.8 किलोग्राम का नाइट्रोजन सिलेंडर फिट किया गया है, जिसे एक ट्यूब के जरिए 16 स्वचालित बिंदुओं से जोड़ा गया है। जबकि इंजन में आग बुझाने के लिए एक एरोसोल जनरेटर स्थापित किया गया है, जो आग लगने पर महज 5 सेकंड के भीतर उसे खुद ही बुझा देता है। इस तकनीक की खूबी यह है कि आग का पता लगाने से लेकर बुझाने तक की पूरी प्रक्रिया स्वचालित है। इसीलिए इसमें देरी या चूक के आसार नहीं है। इस तकनीक को बसों में स्थापित किए जाने से बसों में आग लगने के हादसों की रोकथाम होगी। इससे लोगों की जान और संपत्ति दोनों की रक्षा हो सकेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विगत 9 नवंबर को DRDO भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में इस तकनीक का लोकार्पण किया। जल्द ही ये तकनीक बसों में लगाने के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। देश में जीन पर हो रहे अनुसंधान से नित नई जानकारियां सामने आ रही हैं। एक ताजे अध्ययन में यह बात सामने आई है कि भारतीयों के 32% जीन वेरिएंट सबसे अलग है। इस शोध के क्या मायने हैं और दवाएं तैयार करने में यह कैसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, यह सब जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में जीन पर अनुसंधान बढ़ रहे हैं। एक ताजे अध्ययन में ये बात सामने आई है कि भारतीयों के 32.23% जीन वेरिएंट सबसे अलग हैं। विश्व के अन्य देशों के जो जीनोम सीक्वेंसिंग उपलब्ध हैं, उनसे ये जेनेटिक डेटाबेस मैच नहीं करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शोध आने वाले समय में भारतीयों के लिए विशिष्ट और सटीक जीन थेरेपी और दवाएं तैयार करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। CSIR की 2 प्रयोगशालाओं इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी IGIB और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB के संयुक्त अध्ययन में ये बात सामने आई है। इन प्रयोगशालाओं ने 1029 अनुक्रमित जीनों की लिखावट की व्यापक गणना के बाद ये नतीजा निकाला है। इस विश्लेषण से पता चला कि भारत जीनोम डेटा सेट में 5,58,98,122 एकल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट की पहचान हुई। वैश्विक जीनोम डेटा सेट के साथ तुलना से ये पता चला है
कि 1,80,16,257 यानी 32.23% जीन वेरिएंट अद्वितीय थे और ये केवल भारत से अनुक्रमित नमूनों में ही पाए गए थे। यह जानकारी भारत केंद्रित जनसंख्या जीनोमिक शोध की जरूरत पर बल देती है, यानी जीन पर भविष्य में जो भी अनुसंधान हो वो भारतीय नागरिकों पर केंद्रित होनी चाहिए। उसी के आधार पर देश में दवाएं एवं उपचार थेरेपी विकसित होनी चाहिए। भारत में विभिन्न आबादी से पूरे जीनोम अनुक्रम के अंतराल को भरने के लिए CSIR ने अप्रैल 2019 में इंडिजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस कार्यक्रम के तहत देश भर से लिए गए 1029 भारतीयों का जीनोम अनुक्रमण किया गया। इस प्रक्रिया को एक निर्धारित समय सीमा में जनसंख्या पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण की मापनीयता के मामले में एक विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 25 अक्टूबर 2019 को इंडिजन अनुक्रम के नतीजों की घोषणा भी की थी। यह पूरा शोध हाल में साइंस जर्नल न्यूक्लिक एसिड में प्रकाशित हुआ है। इस शोध पर CCMB के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कहा कि यह शोध भारतीय नागरिकों के जीनोम अनुक्रम के आधार पर जीन उपचार थेरेपी और दवाएं तैयार करने में मददगार साबित होगा, क्योंकि अभी तक हम जिस जेनेटिक डेटाबेस का इस्तेमाल करते थे वे विदेशियों का होता था, जो अब साबित हुआ है कि वो भारतीयों के संदर्भ में भिन्न है। देखने में भी बीमारियों के अगेंस्ट उसकी लड़ाई में और बहुत सारी चीज़ों में हमारा अपना अलग अलग व्यक्तित्व होता है और उसका एक जेनेटिक बेसिस होती है उसकी ये कि हमारा जो जीनोम होता है उसमें वेरिएशन होता है। इसीलिए बहुत पहले से हमको ये पता है कि हम DNA के आधार पे किसी भी व्यक्ति को यूनिक तरह से पहचान सकते हैं। उसके DNA से हम बता सकते हैं कि ये फला आदमी है, किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड नहीं है, ऐसी चीज़ हम कर सकते हैं। इसका मतलब कि हमारे जीनोम में ये इंफॉर्मेशन होती है जो हमको यूनिक बनाती है। इस हिसाब से अगर आप सोचें तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम हिंदुस्तान के जीनोम को जब देख रहे हैं, वहाँ की पॉपुलेशन के DNA सीक्वेंस को जब देख रहे हैं और उसके बाद दूसरी ओर पॉपुलेशन जैसे कॉकेशियन है या चाइनीज है या अफ्रीकन है, उनसे अलग होना ही चाहिए क्योंकि देखने में ही अलग दिख रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अलग है। और यही इसी चीज़ को अभी जो शोध हुआ है कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, उससे ये निकला है कि 32% जो वेरिएशंस है जिसको हम SNP या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, वो भारत की यूनिक है, वो और कहीं पे नहीं पाई जाती है। तो ये जो चीज़ है ये हमको एक साइंटिफिक बहुत एक विशेष या प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देती है, जो कि हम ये बता सकते हैं कि अगर आप भारतीय हैं तो आपके अंदर ये SNP हो सकती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये हमारी जो विविधता है और हमारी जो यूनिकनेस है दुनिया में, वो हमारे जीनोम में है, ये पहले से पता था, लेकिन अब हम उसको जानते हैं कि वो क्या है। लेकिन DNA सीक्वेंस का पता चल जाने के बाद और उसका रिलेशनशिप दवा के उपयोग या दवा के प्रभाव, इन सब से रिलेशन कर लेने के बाद हम लोगों को सटीक दवा सटीक मात्रा में दे सकते हैं। वैसे तो रोज विज्ञान के नए आविष्कार होते रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तब महसूस होता है जब वैज्ञानिक बेकार की वस्तुओं के इस्तेमाल से कोई नई तकनीक तैयार करने में सफल होते हैं। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने मूंगफली के बेकार छिलकों से पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा दक्ष स्मार्ट स्क्रीन विकसित करने में सफलता हासिल की है। आइए देखते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आने वाले स्वायत्त संस्थान बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज यानी CENS के प्रोफेसर S कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक अनूठा आविष्कार किया है। जो स्मार्ट स्क्रीन तैयार की गई है वो सामान्य अवस्था में पारदर्शी नहीं है, जिसके चलते गोपनीयता कायम रहती है, लेकिन स्क्रीन से गुजरने वाले प्रकाश एवं गर्मी को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि स्क्रीन को खिड़की के शीशों पर चढ़ा दिया जाए तो बाहर की गर्मी अंदर कम आएगी
जिससे एयर कंडीशन का लोड कम होगा। इसलिए यह स्क्रीन ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण के अनुकूल भी है। इस स्मार्ट स्क्रीन के निर्माण के लिए तरल क्रिस्टल अणुओं को एक बहुलक सांचे में ढाला गया। इस सांचे का निर्माण सेल्यूलोज नैनो क्रिस्टल यानी CNC का उपयोग करके किया गया। ये सेल्यूलोज नैनो क्रिस्टल IIT रुड़की के प्रोफेसर युवराज सिंह नेगी की टीम द्वारा मूंगफली से निकले छिलकों से तैयार किए गए हैं। तरल क्रिस्टल अणुओं के अपवर्तनांक को एक विद्युतीय क्षेत्र के अनुप्रयोग के जरिए एक खास दिशा की ओर मोड़ दिया जाता है। स्क्रीन में बिजली का प्रकाश डालने के बाद पारदर्शी हो जाती है, जबकि बिना प्रकाश के ये पारदर्शी नहीं होती है। इसीलिए दोनों अवस्थाओं में अलग अलग प्रयोजनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के शोध को अप्लाइड फिजिक्स लेटर्स के ताजा अंक में प्रकाशित किया गया है। इन वैज्ञानिकों ने बताया कि सैद्धांतिक रूप से इस उपकरण को किसी भी सेल्यूलोज या कृषि जनित अपशिष्ट से विकसित किया जा सकता है। मूंगफली के कचरे के कुछ खास गुणों के कारण मूंगफली के कचरे से विकसित स्मार्ट स्क्रीन को सबसे अधिक कारगर पाया गया है। इस स्क्रीन का इस्तेमाल कई कार्य में किया जा सकता है। इसे गोपनीयता के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही खिड़की से गर्मी को नियंत्रित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह गर्मी को अंदर आने से रोकेगा। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।